हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मेजरमेंट मेथड्स पढ़ी थी हमने लेंथ के लिए, तो उसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरलेक्स मेथड। ठीक है। अब पेरलेक्स मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझते हैं। ठीक है। पेरलेक्स मेथड इसलिए यूज होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज को मेजरमेंट कर रहे थे। तो लॉन्ग डिस्टेंसेज का जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो हमने एक मेथड पढ़ी थी, कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो कुछ उसी तरीके का क्या है, पेरलेक्स मेथड भी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन कर रखा है जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट करने के लिए क्या करा था, हमने क्या करा था, इस डी को आर्क माना था और इसको रेडियस माना था। ठीक है। फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के हमने इस तरीके से कल निकाला था। अब इसी के जैसे ही कुछ क्या होती है, पेरलेक्स मेथड भी होती है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो समझते हैं कि ये पेरलेक्स क्या चीज़ है, कि पेरलेक्स क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अ, इस तरीके से है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ओ, जो क्या है, काफ़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है। काफ़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। और अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप नीचे कोई पर्सन, जैसे लेट सपोज आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, आप कोई दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आप किसी दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपकी क्या होगा, लेफ्ट आई और राइट आई, हम दोनों आईज का यूज करते हैं। तो लेफ्ट आई और राइट आई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे कुछ एंगल फॉर्म होता है। तो लेट सपोज मैं एंगल बोल देता हूँ, थीटा एंगल बोल देता हूँ। तो जो ये थीटा एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और जो ये हमारा क्या है, एल और आर मैंने लिखा है, ये क्या है, हमारी लेफ्ट आई और राइट आई। जैसे मैं यहाँ पे आई लेफ्ट आई बोल दूँ, यहाँ पे क्या, राइट आई बोल दूँ। ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट आई और राइट आई से जब हम क्या देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा ना। यही एंगल क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल। और इसको पैरेलैक्स मेथड इसलिए बोलते हैं कि हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट आई और राइट आई से क्या होते हैं, पैरेलली क्या होती है, रेज आगे को जाएंगी ना। ठीक है। हाँ, भले आगे जाके वो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट पे मीट कर रही है, लेकिन क्या होती है, नॉर्मली क्या होती है, एक दूसरे के, अगर कोई दो रेज आ रही है तो क्या होंगे, एक राइट आई एक लेफ्ट आई, क्या अगर सामने से देखें तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो इसी वजह से इसका कुछ पैरेलैक्स मेथड टाइप के नाम पड़ गए हैं। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है। तो इसमें आप कुछ चीज़ें देख भी लेते हैं। ठीक है। तो हमने पैरेलैक्स मेथड जो लिखा है तो कुछ इसमें जैसे कि लिख लेते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ें हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ओ इज एट अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे होगा ना। ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, लेटेस्ट में वो एस डिस्टेंस बोल देता हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट से भी क्या होगा, एस डिस्टेंस पे, राइट से भी एस डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आई। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट आई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर रही है तो उससे क्या होगा, थीटा इज द एंगल फॉर्म बाय आईज। ठीक है। और थीटा एंगल क्या होगा, इस आई के थ्रू थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा। यही पैरेलैक्स मेथड है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट वे में देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ, अगर हमारे लेफ्ट और राइट आई के बीच की डिस्टेंस क्या है, बी, तो ये क्या हो गई, ये किस तरीके से, जैसे हम कल देख रहे थे एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ एंगल थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर्क। अब आर्क यहाँ क्या होगा, एल आर। जैसे कि हमने कल देखा था ना, कल क्या करा था हमने, ए बी ली थी। ठीक है। आर्क यानी कि जो क्या थी, हमारे मून के दो साइड दिखते थे ना, एक ए पार्ट, एक लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, एक राइट साइड बोल सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या ली थी हमने, ये आर्क ली थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी इस तरीके से। ठीक है। तो कल से लिंक्ड करते हुए बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा ईजी लगे। तो क्या होगी, आर्क क्या हो जाएगी, एल आर। ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस हमने ले रखी है, एस। ठीक है। तो एल आर को अगर मैंने बी लेंथ बोला है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस को निकाल सकते हैं। एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, एल आर अपॉन थीटा। ठीक है। इस तरीके से एल आर की वैल्यू क्या है, बी, बी अपॉन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एस की वैल्यू तो चाहिए ना, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसकी क्या, हमें डिस्टेंस ही तो निकालनी होती है।
लेंथ मेजरमेंट में हम जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टेंस निकालनी होती है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो मैंने जैसे एक केस ले लिया हमारी आइज के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं, अब हम आगे करेंगे क्या, हम किस तरीके से करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट का निकालना है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे और हम डायग्राम को देखते हैं, तो उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये करा, कोई दूर डिस्टेंस पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, अर्थ पे है, अर्थ पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। ठीक है, ये अर्थ का मैंने जैसे ओरिजिन बना रखा है। ठीक, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, मून, सन, कोई प्लेनेट, कोई स्टार, कुछ भी हो सकता है। तो अर्थ में मैंने 2 पोजीशन ले ली, मैं इस पोजीशन को बोलता हूँ E1, इस पोजीशन को बोल दिया मैंने E2। ठीक है, अब जैसा यहाँ था, यहाँ तो हमने आइज के रिस्पेक्ट में देखा था। अब अर्थ में अगर हम 2 पोजीशन ले तो हम आइज को ज़्यादा दूर तो रख नहीं सकते ना, जिससे कि क्या होगा, हमें उसकी एग्जैक्ट जो हमें पता चले। तो अर्थ को हम ज़्यादा दूर रख नहीं सकते, तो हमें उसका एग्जैक्ट साइज मिल नहीं पाएगा। और अगर हम आइज के रिस्पेक्ट में देखें तो एंगल क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा ना। आइज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, उससे भी छोटी है। ठीक है, सेंटीमीटर में भी 2-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आइज के बीच में। तो एंगल क्या होगा, अगर ये आर्क बहुत ही छोटी सी होगी, आर्क बहुत छोटी होगी, तो एंगल क्या होगा, और भी छोटा बनेगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। तो क्या होगा, अर्थ पे हम इतनी दूर तो आई को रख नहीं सकते, एक यहाँ इस पॉइंट पे रख दी, एक इस पॉइंट पे रख दी। ठीक है, तो ऐसा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ करते क्या है, तो पेलेक्स मेथड में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब किस रिस्पेक्ट में मॉडिफाई किया गया है उसको समझते हैं। तो ये क्या हो गई, E1 E2 पोजिशन हो गई। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या होगी, चाहे अर्थ में आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट हो जैसे सन है या मून है, वो क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि अर्थ से बाहर है वो। ठीक है, तो इसको एस बोलता हूँ, तो इसको भी एस बोल सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाके, अर्थ में ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जाके हम क्या करेंगे, किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल ऑब्जर्व करेंगे। अब इसको समझते हैं। यहाँ कोई एक अलग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, और वही नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम इस पोजीशन से देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये ओ है तो मैं इसको बोल देता हूँ ओ डैश ऑब्जेक्ट, और ये भी ओ डैश ऑब्जेक्ट। तो अब एक बार हमने क्या करा, E1 पोजीशन पे जाके ओ डैश ऑब्जेक्ट को देखा। ओ डैश ऑब्जेक्ट को देखा तो हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे इसके बीच में, तो इस एंगल को बोलते हैं φ1। ऐसे ही E2 पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, उसी ओ ऑब्जेक्ट, ओ डैश ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जिससे कि हमें इसकी प्रॉपर वैल्यूज पता चल सके। इसको बोल दिया मैंने φ2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एंगल निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होंगे, ये क्या काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे ना। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ एल आर लिया था, तो E1 E2 की जगह हम एल आर नहीं ले सकते आइस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हमने अलग अलग पोजीशन पे जाना पड़ेगा। पहले हम E1 पोजीशन पे जाएंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, φ1 पता चल जाएगा। ऐसे ही फिर E2 पोजीशन पे जाएंगे तो सॉरी, E1 पोजीशन पे जाएंगे तो φ1 पता चल जाएगा, E2 पे जाएंगे तो φ2 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम फिर यहाँ थीटा एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो थीटा एंगल होता है वो क्या होता है, φ1 प्लस φ2। ठीक है, ये सिंबल को बोलते हैं फाई। ठीक है, तो φ1 प्लस φ2 से हम क्या कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हम साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये क्या होती है, पेलेक्स मेथड होती है। ठीक है, तो समझ आए, जहां हमने क्या ले रखा है, ओ डैश इज अनदर ऑब्जेक्ट लाइक, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, कोई कोई प्लेनेट हो सकता है। ठीक है, अब हम वो कुछ भी हो सकता है। ओ डैश एक अनदर ऑब्जेक्ट लिया है, और ओ हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्ट, जिसका हमने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्ट जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सन भी हो सकता है, मून हो सकता है। ठीक है, कोई हमारा नज़दीक का कोई स्टार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हो सकता है, कोई मार्स ले लिया, या कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पेलेक्स मेथड समझ आए, इस तरीके से हम यहाँ करते हैं। ठीक है, इस मेथड का यूज करते हैं। तो क्या होती है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पेलेक्स मेथड का यूज करके एंगल फॉर्म करके हम निकालते हैं। ठीक है, और E1 और E2 के बारे में मेंशन कर लेते हैं। E1 and E2 are
डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ। ठीक है, तो आप ये नोट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये पेलेक्स मेथड हो गई। तो ये अभी तक हमने देखी क्या, ये लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए हमने मेथड्स देख लिए। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए मेथड्स। अच्छा, इसी में दो मेथड और हैं, उनके बारे में जस्ट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वो आगे हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो कौन कौन सी मेथड है, जैसे कि ये हमारी मेथड थी पेलेक्स मेथड, ऐसे ही जो नेक्स्ट मेथड है हमारी, दो है। ठीक है, एक है क्या, केपलर मेथड, और एक है कॉपरनिकस मेथड। ठीक है, केपलर मेथड और कॉपरनिकस मेथड। ठीक है, तो केपलर मेथड क्या होती है, यहाँ केपलर लॉ अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में ये पेलेक्स मेथड इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या मेथड यूज करते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए हमारी पहली मेथड है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस क्या बोलती है, द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atoms, the actual volume occupied by the atoms in 1 gram of in 1 gram of a substance, in 1 gram of a substance is two third of the volume occupied by 1 gram of the substance। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atoms in 1 gram of a substance is two-third of the volume occupied by 1 gram of a substance। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जो हम वॉल्यूम काउंट करते हैं उसका टू थर्ड होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। मतलब कि जो एक्चुअल वॉल्यूम हम जो ऑक्यूपाइड करते हैं, वो जो हम ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं या बेसिकली जो हम एज्यूम करते हैं उसका टू थर्ड होता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो टू थर्ड ऑफ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है। ठीक है, किसमें, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के केस में। ठीक है, तो अब इसको ये तो हमारे स्टेटमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले कंसिडर अ सिस्टम contains a substance of mass small m and वॉल्यूम कैपिटल V। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें क्या है, सब्सटेंस का मास स्मॉल m है और वॉल्यूम कैपिटल V है। इफ मॉलिक्यूलर मास इफ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास या वेट को क्या बोला, कैपिटल M, एंड n इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आपकी
एवोगैड्रो नंबर के बारे में वहाँ डिटेल में है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, किसी बोल सकते हैं कि 1 ग्राम या बेसिकली 1 AMU में, जो 1 AMU एक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है मॉलिकुलर वेट को नापने के लिए, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्टिव में, ठीक है। अच्छा, तो अब इस जो ये सैंपल ले रखा है या जो ये सिस्टम ले रखा है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे किस तरीके से बताएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट सिस्टम, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, एवोगैड्रो नंबर अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू एम मास, ठीक है, ठीक है, यानी कि मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू उसको एवोगैड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स उस सिस्टम के मिल जाएंगे। अब देखते हैं, अगर जो एटम है, जो ईच एटम होगा, जैसे मैं इस सिस्टम में बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ये कोई सिस्टम है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, इस तरीके से एटम होंगे, छोटे छोटे से एटम होंगे, ठीक है। अगर एटम का मास लेट एटम्स रेडियस, मतलब एटम की रेडियस की बात करें, एटम की रेडियस में अगर आर ले लूँ, तो यहाँ क्या करना है हमें, उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो अब उसका देखते हैं, जैसे क्या एवोगैड्रो नंबर क्या बोलते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम और ऑब्जर्वेशनल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्या कर रही है, एक्चुअल वॉल्यूम बोला है ना, एक्चुअल वॉल्यूम और जो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, या नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन, ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर, नंबर से क्या कर देंगे, अगर हमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूँ, वॉल्यूम कितना होता है, एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो क्या कर लेंगे, स्पेयर का वॉल्यूम ले लेंगे, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी कि हमने स्फेयर के वॉल्यूम से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक्चुअल वॉल्यूम पता चल गया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, जो ये एक्चुअल होता है ये कितना होता है, 2/3 ऑफ वॉल्यूम होता है, जो हमने वॉल्यूम वी ले रखा है, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हम देखेंगे, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वस टू कितना आएगा, 2/3 ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, जैसे कि हमने क्या देखा था, ये 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी कि 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ गया। अब बस इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, अब देख लेते हैं, यहाँ क्या मिल गया हमारे पास क्या मिल गई, एम इंटू एन अपॉन कैपिटल एम इंटू 2 पाई आर क्यूब इक्वस टू वी, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी इक्वस टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा एम अपॉन वी, ठीक है। तो अब वी की जगह हम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से अगर मैं वी की बात करूँ तो वी इक्वस टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो, जिससे हमें कैंसिल करने में ईजी हो जाएगा, तो क्या मिल गया, एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन इंटू 2 पाई आर क्यूब इक्वस टू वी की जगह क्या रख देंगे, एम अपॉन रो, ठीक है। एम अपॉन रो जैसे रखा तो हमें यहाँ क्या वैल्यू मिल गई, एम से एम कैंसिल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू ना, ये तो निकालना है रेडियस, छोटे मॉलिक्यूल का एटम का साइज निकालना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर क्यूब को अलग कर दिया, बाकी सबको इधर भेज दिया, तो कितना बचा, एम गया ऊपर कैपिटल एम अपॉन ये सब क्या आ गया, नीचे आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया, एन इंटू 2 पाई रो, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 पाई एन इंटू रो, इस तरीके से आर क्यूब की वैल्यू आ गई। अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा आर, और इसका क्यूब रूट देखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 2 पाई एन रो पावर
1/3। तो हमें क्या करना था, यही निकालना था। यही क्या है, यही तो चाहिए हमें छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के साइज के बारे में। अगर हमने छोटे एटम का साइज बता दिया, उसकी रेडियस के बारे में बता दिया, तो हम उसका साइज बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि स्पेरिकल शेप का होता है। तो हम उसके बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का हमने इस तरीके से यूज करना है। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स निकाले। नंबर ऑफ एटम से हमने एक्चुअल वॉल्यूम निकाला। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम के बाद हमने उस वॉल्यूम को क्या कर दिया, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उससे इक्वेट कर दिया 2/3 टाइम्स। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया और डेंसिटी का यूज करके हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गई एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फिर इसी में एक मॉलिक्यूलर लिक्विड का साइज के लिए भी होता है, उसको भी छोटा सा है, उसका बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, किसी लिक्विड मॉलिक्यूल का साइज को फाइंड आउट करने के लिए अब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सीधे मैं साइज के बारे में ही बात करता हूँ। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा सा रिलेशन हमने याद रखना है, वो भी जैसे एवोगैड्रो नंबर करा था उसी के तरीके से है। ठीक है, बट ये क्या होता है, इसमें जो कंसनट्रेशन लेते हैं वो 1/2 ml का कंसनट्रेशन लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 ml में अगर मैं क्या बोलूँ, सॉरी, 1/2 ml बोल सकते हैं, या इसको अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बोल सकते हैं, 1/500 सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ काउंट करते हैं। बेसिकली ये समझना है, इस कंसनट्रेशन के रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक कंसनट्रेशन किसका लिया, वाटर का या एक एल्कोहल का, उस तरीके से हम लिक्विड का पता करते हैं। या सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ये तो जस्ट मैं एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ली जाती है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ टी साइज हो गया, उसकी जो थिकनेस या जो भी बोल सकते हैं, वो होता है N/V/500 ठीक है, बस इतना से याद रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, जो V है, V इक्वस टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। A इक्वस टू क्या हो जाएगा, एरिया। T इक्वस टू क्या हो जाती है, थिकनेस, लिक्विड ड्रॉप की जो थिकनेस हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और N क्या हो गया, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, तो बस ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए, हमने लेंथ के रिस्पेक्ट में देख लिया। अब ऐसे हम मास के और टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, फिर आगे हम डायमेंशनल एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।